हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 मार्च 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल, डिटेल्स के साथ क्विज, ई बुक्स, वीडियो कोर्सेज, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पर। जाइए गूगल प्ले स्टोर पर एमजेटी ऐप सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए इसे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, असम राज्य में अफस्पा कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1990 से लागू है। भारत ने पहली बार किस देश से ब्रह्मोस निर्यात करने के लिए समझौता किया है? फिलीपींस के साथ किया है। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पुनः शामिल किया गया? तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अभी एक बार फिर से शामिल किया गया है पाकिस्तान को। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में किस देश को अभी नया शामिल किया गया है, तो यूएई दोस्तों इस बार शामिल हुआ है। तो पाकिस्तान और यूएई दोनों ऑप्शन तब सही रहेगा कि मतलब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में निम्न में से किसे अगर शामिल किया गया पूछा जाए तो आप ये दोनों लगा देंगे। अभी के लिए फिलहाल आप पुनः अगर पूछा गया है तो आप पाकिस्तान लगाएंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि पाकिस्तान जो है ये पहले से ही था एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ क्या होता है? एफएटीएफ दोस्तों एक संस्था है जो ये देखती है, दुनिया भर में ये चेक करती है कि कौन सा देश टेरर फंडिंग कर रहा है या टेरर फंडिंग को अपने देश में बढ़ावा दे रहा है, या फिर हवाला कारोबारी, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होती है, इन सबको बढ़ावा किस देश में ज़्यादा दिया जा रहा है, तो उसको ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ऐसे प्रॉपर तरीके से जो लिस्ट इसकी बनी होती है उसमें शामिल किया जाता है। अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो इसका मतलब है कि उस देश पर बहुत सारे प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट आने वाले थे वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि उस देश में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है, टेरर फंडिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो इसको अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो कोई देश वहाँ पर कोई देश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, आईएमएफ से लोन नहीं उसे मिलेगा। इसके अलावा कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी जो भी होगा वो अपना बिजनेस वहाँ पर स्टार्टअप वगैरह नहीं खोलना चाहेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो ऐसे में उसकी अर्थव्यवस्था टूटने लगती है। और अगर कोई ग्रे लिस्ट में है तो इसका मतलब ये है कि हाँ, वो सरकार को हिदायत दी जा रही है कि भैया संभल जाओ, अभी आपके पास मौका है। ये जो टेरर फंडिंग आपके देश में हो रही है या फिर ये जो आतंकवाद की गतिविधियां हो रही हैं आपके देश में, इसको आप खत्म करो जल्द से जल्द। तो इसलिए ग्रे लिस्ट किया जाता है, यानी ग्रे लिस्ट एक चेतावनी होती है और ब्लैक लिस्ट तो समझो मामला ही गड़बड़ है। तो अभी फिलहाल अगर बात किया जाए तो यूएई को भी डाल दिया गया है। देखिए यूएई को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। किसके लिए? रूस के लिए। अभी आपने देखा होगा रसिया को लेकर के यूएई भी तटस्थ रहा था, भारत भी रहा था एब्सटेन, यूएई भी रहा था और चाइना भी रहा था। तो दुनिया को ये पता है अच्छे से। अब देखिए दुनिया ना थोड़ा बहुत इस समय भेदभाव वाले स्थिति में है। बहुत सारी चीज़ों में आपको भेदभाव बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। आपने देखा इंडिया, चाइना और यूएई, ये तीन देश तटस्थ रहे थे, एब्सटेन रहे थे। यूएनएससी की काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल की जो वोटिंग हुई थी उसमें रसिया का विरोध इन्होंने नहीं किया था। तो इंडिया और चाइना, दुनिया को पता है कि इन दोनों को अगर कुछ करेंगे तो फिर बहुत बड़ी इकोनॉमी है ये दोनों, हमारा व्यापार ठप हो जाएगा, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, चलो यूएई पर हम लोग थोड़ा प्रेशर डालते हैं। यूएई को कहा गया कि यूएई जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए इसको अभी वॉच लिस्ट में यानी कहें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ से, ये चीज़ आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं। एफएटीएफ का ये जो ग्रे लिस्ट है ना, इसको वॉच लिस्ट कहा जाता है। ठीक है, वॉच लिस्ट अगर आप जाओगे एफएटीएफ की वेबसाइट पर तो आपको वॉच लिस्ट दिखेगा, आपको ग्रे लिस्ट कम दिखेगी। और अगर आपको ब्लैक लिस्ट वाली जहां पर बात होगी तो ब्लैक लिस्ट में कॉल टू एक्शन लिखा रहेगा। ठीक है, कॉल टू एक्शन लिस्ट। तो कॉल टू एक्शन लिस्ट में अभी कौन कौन से देश हैं? 2 देश हैं। कौन कौन से हैं? ईरान और उत्तर कोरिया। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट पर लेकर के पूरा डिटेल वीडियो विपेन सर ने आपको दी हुई थी अभी हाल फिलहाल में, आप जा करके उसे देख सकते हो। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको लगता है कि इस पर आपको वीडियो बना करके देनी चाहिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तो उस पर वीडियो बनाई जाती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जिससे दिन में जो वीडियो आ जाती हैं स्पेशल टॉपिक पर उसको भी आप देखते रहो।
FATF की स्थापना दोस्तों 1989 में हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देश हैं 39। अब बहुत ज्यादा चांसेस है इस सदस्य देशों में रसिया भी एक जो देश है इसको इस बार हटा दिया जाए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सैंक्शंस लग ही रहे हैं ऑलरेडी। मार्कस प्लेयर यहाँ के अध्यक्ष हैं FATF के, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। समझ में आया ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान के बारे में देख लीजिए। पाकिस्तान अभी रसिया का दौरा भी किया था, लोन मांगने गया था, मिला नहीं। इमरान खान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, आरिफ अलवी प्रेसिडेंट है, इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। ओके, उर्दू अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 में भारत श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सेलिनेक्स का कौन सा संस्करण हुआ? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में सेलिनेक्स अभी आयोजित हुआ है, इसका 9वां संस्करण आयोजित हुआ। वर्ष 2022 में 9वां संस्करण आयोजित हो रहा है। ये 2 फेज में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। पहले तो आप सेलिनेक्स का मतलब समझो, SLINEX। सेलिनेक्स का मतलब श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। तो ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है, 2 फेज में आयोजित किया जाएगा। इसका जो फेज 1 होगा, ये फेज 1 दोस्तों ये होगा विशाखापत्तनम में, वाइजैग में। इसके अलावा फेज 2 जो होगा, ये फेज 2 जो होगा ये होगा बंगाल की खाड़ी में, वे ऑफ बंगाल में होगा। क्लियर है? तो ये टोटल 7 से 10 मार्च तक चलेगा, 2 फेजेस में, भारत और श्रीलंका के बीच में। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे सैन्य अभ्यास आए हुए थे, जैसे अभी एक्स कोबरा वॉरियर हुआ। तो एक्स कोबरा वॉरियर में भारतीय वायुसेना ने जाने से मना कर दिया। ये यूके में होने वाला है, ठीक है, यूके में हो रहा है एक्स कोबरा वॉरियर। तो एक्स कोबरा वॉरियर आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जाने से मना कर दिया, तो ये यूके में हो रहा है। इसके अलावा अभी एक्स धर्म गार्जियन हुआ भारत और जापान के बीच में, एक्स धर्म गार्जियन। ये कहां पर हुआ? तो एक्स धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में बेलगावी में हुआ, बेलगावी कर्नाटक में हुआ, ठीक है। इसके अलावा अभी हुआ था दोस्तों कोप साउथ, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में, कोप साउथ। तो ये भी आप याद रखेंगे। ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच में हुआ, ईस्टर्न ब्रिज 6, 6ठा संस्करण था इसका। कहां पर यह हुआ? जोधपुर में हुआ, जोधपुर राजस्थान में हुआ, ठीक है। नेपच्यून स्ट्राइक अभी नाटो के बीच में किया गया था, नाटो देशों के बीच में नेपच्यून स्ट्राइक किया गया था। तो ये सारे एक्सरसाइज अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, आपको याद रखने हैं। अभी वायु शक्ति अभ्यास हुआ भारतीय वायुसेना के बीच में। अभी मैंने आपको मिलन के बारे में बताया था। मिलन एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, भारत के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, द्विवार्षिक होता है, विशाखापत्तनम में आयोजित हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का आयोजन अभी हाल ही में दोस्तों ढाका बांग्लादेश में किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग के द्वारा ये आयोजित किया गया और वहां पर बांग्लादेश के जो शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर दीपू मोनी ये शामिल थे इनके द्वारा, और भारत की जो उच्चायुक्त है वहां पर जो हाई कमिश्नर हैं विक्रम दोरईस्वामी, उनके द्वारा ये मिल करके उद्घाटन किया गया है ढाका बांग्लादेश में। स्टडी इन इंडिया मीट 2022, इसको दोस्तों स्टडी को लेकर के, मतलब कि बांग्लादेश के कैसे स्टूडेंट इंडिया में आकर के स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नई रिसर्च कर सकते हैं, इसके लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। तो बांग्लादेश के बारे में अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश देखोगे आप मैप में, यहाँ पर है, ये रहा बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश। अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर, ढाका राजधानी, बांग्लादेशी टका मुद्रा। संसद का नाम पूछा जाता है तो याद रखना है संसद का नाम होता है जातीय संसद, राजभाषा होती है बंगला। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी किया? तो अभी हाल ही में पेटीएम ने दोस्तों IRCTC के साथ साझेदारी किया है डिजिटल टिकटिंग सेवाएं सर्विसेज प्रदान करने के लिए। आप इस समय जब स्टेशन पर जाते हो तो वहां पर एक ATVM मशीन लगी होती है, उस ATVM मशीन के थ्रू यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के थ्रू आप टिकट निकालते हो, ठीक है ना, तो उसमें कैश डालते हो। अब यहाँ पर आप पेटीएम से QR कोड के माध्यम से भी कैशलेस पेमेंट कर सकोगे। तो इसके लिए पेटीएम और IRCTC के बीच में हुआ है समझौता, ठीक है। तो बड़ा आसानी से आप याद कर सकते हो, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। IRCTC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, उसका फुल फॉर्म याद रखना, रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ओके। और अगर पेटीएम के बारे में हम लोग बात करें तो पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर और CEO हैं, विजय शेखर शर्मा, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यही नोएडा में है।
अगला देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करने जा रहा है हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट का ये भारत में चौथा डाटा सेंटर होगा और ये सबसे बड़ा डाटा सेंटर होने जा रहा है हैदराबाद में। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट 15,000 करोड़ रुपए की डील किया हुआ है तेलंगाना सरकार के साथ। तो ये डाटा सेंटर यहाँ पर स्थापित करेगा। इससे क्या होगा, इससे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी डेटा होते हैं वो वहाँ पर स्टोर किए जा सकेंगे, उससे मैनेज किया जा सकेगा। तो भारत में इसका चौथा डाटा सेंटर होगा। इससे पहले ये पुणे में, मुंबई में और चेन्नई में 3 इसके डाटा सेंटर ऑलरेडी अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट के। माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हो 1975 में स्थापित हुआ था। किसने स्थापित किया था? बिल्लू भाई बिल गेट्स ने। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं सत्या नडेला। सत्या नडेला से याद रखिएगा, सत्या नडेला के बेटे की अभी मृत्यु हुई है दोस्तों। इसके अलावा सत्या नडेला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। क्लियर? तेलंगाना आया है, तेलंगाना देख लो आप मैप में, यहाँ पर है। अभी कल भी मैंने इसके बारे में बताया था। हैदराबाद राजधानी है, के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। कल मैंने आपको इसके बारे में क्या क्वेश्चन बताया था कि प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में तेलंगाना सबसे ऊपर है, ठीक है ना। तो पर कैपिटा स्टेट इनकम में ये ज्यादा है, टॉप पर है तेलंगाना जो है। अगला, भारत की डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एयरटेल ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एयरटेल ने अभी हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया हुआ है। तो एयरटेल और एक्सिस बैंक मिलकर के एक प्रकार से दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड सुविधा लॉन्च करेगी। अब इस क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा कुछ एडवांस फीचर्स होंगे जो डिजिटल फीचर्स भी होंगे, जैसे कि अभी आप बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन आप पाते हो डिजिटली चीज़ों में, जैसे आप अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर या और सभी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पेटीएम हो गया या एयरटेल का जो होता है एयरटेल मनी, उस पर पाते हो। अब ये चीज़ें आप क्रेडिट कार्ड, जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड होता है वहाँ पर भी पा सकोगे। एक्सिस बैंक का ये जो क्रेडिट कार्ड होगा, यहाँ से आप प्री अप्रूव्ड इंस्टेंट लोन भी प्राप्त कर सकोगे, बाय नाउ पे लेटर की सुविधा भी वहाँ पर मिल सकेगी आपको, ठीक है। बहुत सारे और फीचर्स आएंगे। तो इससे क्या होगा कि 340 मिलियन से ज़्यादा जो ग्राहक हैं एयरटेल के, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकेगा। एक्सिस बैंक के बारे में बात करें तो 1993 में स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और अमिताभ चौधरी इसके सीईओ हैं। वहीं भारतीय एयरटेल के बारे में बात करें तो 1995 में यह स्थापित हुई थी। फाउंडर इसके हैं सुनील भारती मित्तल और सीईओ हैं गोपाल विट्ठल। दोनों का नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की? तो डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की गई है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। डोनेट ए पेंशन, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत, यानी प्रधानमंत्री यानी PMSYM योजना के तहत ये है, एक पहल है। इस पहल के तहत होगा क्या? देखिए, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको अगर कुछ मिलता है, डोनेशन मिलता है पेंशन के रूप में, या भी कुछ चीज़ें मिलती है, तो वो अपने पेंशन को डोनेट कर सकता है अपने मालिक को, अपने ड्राइवर को, अपने स्टाफ को, कुक को, मतलब जो भी उसके घर में काम करने वाले, जो भी श्रम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो उनको डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये अमीरों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है फिलहाल। तो ये श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने शुरू किया अभी 7 मार्च 2022 को। सबसे पहले इन्होंने अपने घर पर अपने मालिक को डोनेशन दे करके ये शुरू किया है, दान ए पेंशन, या कहें कि डोनेट ए पेंशन अभियान, ठीक है ना। समझ में आया? अगला देखते हैं। अच्छा, RRB NTPC CBT 2 ये एग्जाम दोस्तों अब बहुत जल्द होने ही वाला है, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट अब होना शुरू हो चुका है। और खुशखबरी ये है दोस्तों कि अब 20 गुना स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा और संख्या होगी 7 लाख की। जिस चीज़ के लिए हम सब ने मिलकर के प्रोटेस्ट किया हुआ था, तो हम सभी लोगों को जीत मिली हुई है दोस्तों। अब से 7 लाख लोगों को बुलाया जाने वाला है CBT 2 में। पहले लगभग 4 लाख लोगों को बुलाया जाना था, 4-4.5 लाख लोगों को बुलाया जाना था। एक स्टूडेंट का कई ज़्यादा पोस्ट पर हो गया था सिलेक्शन, ठीक है, उसमें आ गया था नाम। तो इस वजह से इसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था। तो फिलहाल अब 1 स्टूडेंट 1 पोस्ट के लिए ये मान लिया है रेलवे ने, और 7 लाख स्टूडेंट्स को बुलाया जाना है। तो अब डिटेल एडवाइजरी जल्द ही जारी की जाएगी। ग्रुप डी एग्जाम डेट हो या बाकी चीज़ें हो, अब जल्द ही होगा। तो RRB NTPC CBT 2 के लिए जो स्पेशल GK GS और करंट अफेयर का बैच है ना, इसको आप ले सकते हो। समय बहुत कम बचा है आपके पास।
अगले 1 से 1.5 महीने में आपका एग्जाम समझ लीजिए कंफर्म हो जाएगा कि होने कब वाला है, आपका एग्जाम कब है। आप इस बैच को लेकर के आप अपने प्रिपरेशन जारी रख सकते हो, तेजी ला सकते हो उसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में दोस्तों आयोजित हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में यह आयोजित हुआ है। द न्यू इंडिया समिट ये हुआ, इंडिया ग्लोबल फोरम समिट बेंगलुरु में आयोजित हुआ। बेंगलुरु में पहली बार ये आयोजित हो रहा है। इससे पिछले संस्करण की मेजबानी दुबई और यूके में की गई थी। इसमें दोस्तों भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे, यूएई के वहाँ के लीडर्स शामिल हुए थे और यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन शामिल हुए थे। ये सभी लोग पिछली बार शामिल हुए थे, तो उम्मीद है इस बार भी शामिल होंगे। इंडिया ग्लोबल फोरम का ये पहला संस्करण है भारत में, ठीक है, बेंगलुरु में। तो इसमें क्या होगा, इसमें टेक्नोलॉजी बेस्ड ये होगा। तो इसमें देखा जाएगा कि टेक्नोलॉजी में हम लोग कितने आगे हैं या क्या कुछ आगे किया जा सकता है। एक प्रकार से समझ लो ना, एक्सपो टाइप से होगा। जैसे दुबई एक्सपो अभी चल रहा था ना, तो उसमें तरह तरह के लोग आकर के अपना एक्सपो किए थे। ऐसे ये भी एक ग्लोबल फोरम होगा और इसमें भी एक प्रकार से दिखाया जाएगा कि फ्यूचर में हम लोग क्या क्या किस किस चीज़ों पर काम कर रहे हैं। हमारी कंपनियां जो हैं वो यूनिकॉर्न क्लब में कितना ज़्यादा शामिल होने के कगार पर हैं, कितना क्या कुछ हुआ है। आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में 44 यूनिकॉर्न कंपनियां भारत को मिली हुई हैं। यूनिकॉर्न मतलब वही कि जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं। वर्ष 2022 में हाइब्रिड फार्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ आयोजित की गई? तो 2022 में हाइब्रिड फार्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा दोस्तों ये केन्या के नैरोबी में आयोजित हुई। केन्या की राजधानी नैरोबी में ये आयोजित हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसमें यूएनईपी के 193 सदस्य देशों के उनके प्रतिनिधि वहाँ पर शामिल हुए और दुनिया भर में जो भी पर्यावरण से संबंधित जो भी चिंताएं थी, जो भी मुद्दे थे, उसको यहाँ पर उठाया गया। तो इसका ये 5वां संस्करण था इस सभा का, यूएनईपी 5 के नाम से जाना गया। 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच में आयोजित हुआ। अच्छा, अगर आपको याद होगा, यूएनईपी ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर के माझी वसुंधरा नाम का एक अभियान शुरू किया था, ठीक है ना। माझी वसुंधरा यानी मेरी धरती। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर दोस्तों बन गई हैं अभी हाल में प्रियंका नुटक्की। प्रियंका नुटक्की ये 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर होंगी। ध्यान रखिएगा, महिला ग्रैंड मास्टर अलग होता है, विमेंस ग्रैंड मास्टर की लिस्ट अलग होती है, पुरुषों की ग्रैंड मास्टर की लिस्ट अलग होती है। तो प्रियंका नुटक्की जो है ये महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रही हैं, ये आंध्र प्रदेश की हैं। इनकी उम्र है महज 19 वर्ष। प्रियंका नुटक्की आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के रहने वाली हैं। तो अभी 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप आयोजित की गई, जो कि एमपीएल के द्वारा स्पॉन्सर की गई थी। तो इसमें इन्होंने अपना WGM यानी विमेंस ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल कर लिया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर दोस्तों बनी थी सुब्रमण्यम विजयलक्ष्मी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। और अगर पूछा जाए कि 22वीं कौन बनी थी, 23वीं ये बनी है, तो 22वीं कौन बनी थी? तो 22वीं आप बताएंगे दिव्या देशमुख, ठीक है। तो ये बनी थी 22वीं और ये थी पहली महिला ग्रैंड मास्टर। पहले ग्रैंड मास्टर भारत के कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे, जिनकी पुस्तक है माइंड मास्टर। इनकी पुस्तक का नाम भी आप याद रखेंगे, माइंड मास्टर पूछा जा सकता है। भारत के सबसे कम उम्र के या कहें भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन? तो आप बताएंगे डी गुकेश। और दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन? तो आप बताएंगे अभिनव मिश्रा, अमेरिका के हैं, भारतीय मूल के। ओके, तो ये तो थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे, इसमें आज का आपके लिए 2 क्वेश्चन है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अगला, पुणे मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल्स के साथ लिंक करके आप कोशिश करना लिखने की, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर सब्सक्राइब करो भाई, अब हम लोग 5 लाख के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अब आप लोग सब्सक्राइब करना ही एकदम छोड़ दिए हो। सब्सक्राइब करो जितने लोगों ने नहीं किया हुआ है।
इसके अलावा हमारे पेड बैचेस भी आते हैं, आप इनमें से कोई सा भी पेड बैच ले सकते हैं। यूज कीजिएगा कूपन कोड में MZT10, आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। MZT ऐप पर ये सारे वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा शाम को डेली होती है भंडारा, भंडारे में आइए, खाना खाइए। गागर में सागर की सीरीज भी चलती है, तो खाना खाने के बाद इसके जस्ट बाद गागर में सागर सीरीज चलती है, तो उसमें गागर में पानी पी सकते हैं। देखिए, भंडारा सीरीज में आपको करंट अफेयर का भंडारा दिया जाता है और गागर में सागर सीरीज में थ्योरी की क्लास चलाई जाती है। तो अभी फिलहाल हिस्ट्री की क्लास चल रही है, दोनों ही डिटेल के साथ होता है, लिंक करके बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया जाता है। तो 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे का टाइम बिल्कुल लॉक कर लीजिए। 2 घंटे तक आप MZT एजुकेशन को अपना टाइम दीजिए, आपके अंदर बहुत तेजी से निखार आएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए दोस्तों। MZT ऐप इंस्टॉल कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।